Hello friends, welcome to my channel. So in this video, I will explain you the NCERT solutions of class 12th biology chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. Okay, so our first question is, name the parts of an angiosperm flower in which development of male and female gametes takes place. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के कुछ ऐसे पार्ट्स के नाम बताओ जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, मतलब जिससे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अकर्स फ्रॉम पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर. ठीक है, तो जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो काय से डेवलप होता है, पोलन ग्रेन से डेवलप होता है, और पोलन ग्रेन्स को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर भी बोला जाता है. ठीक है, एंड फीमेल गैमीट दैट इज एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर इन द ओव्यूल. और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो काय से डेवलप होता है, मेगास्पोर से डेवलप होता है, जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. Which type of cell division occurs during these events? Name the structures formed at the end of these two events. ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएट करने को बोला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में. ठीक है, और उसमें अपने को सेल डिवीजन कौन सा हो रहा है वो भी बताना है हर एक इवेंट का. ठीक है, और उनके जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं ना, ये दोनों इवेंट्स के ख़त्म होने के बाद उनके नाम भी बताना है. ठीक है, सो वी विल सी. So this is the solution of this question number second. Okay, so difference between microsporogenesis and megasporogenesis. ठीक है, अब ये जो ना यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के एंड हियर सॉरी मेगास्पोरोजेनेसिस एंड दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें दोनों की, सो मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल ड्यू टू मियोसिस. अब मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मेगास्पोर्स का बनना. अब वो जो मेगास्पोर्स है वो बनते कैसे हैं, मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ और विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, सो इसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर्स का बनना. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इन स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल ड्यू टू मियोसिस. अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं ना वो काय से बनते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज के से मिलके बनते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ स्पोर्स मदर सेल इन्वॉल्व, अब कितने स्पोर मदर सेल इन्वॉल्व है, तो इसमें 1 इन्वॉल्व होता है एंड में मैनी नंबर ऑफ मदर सेल्स are involved. Okay, and the third difference is fate of spores. अब उनका fate क्या होता है, it leads to the formation of female gametophyte that is embryo sac. अब मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद होता क्या है, उसके बाद फॉर्मेशन का होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो सैक भी बोला जाता है. ठीक है, अब अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो इसमें जो माइक्रोस्पोर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, तो अब इसमें फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस के बाद, और इसमें मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब हम देखें साइट ऑफ अकरेंस, तो इसमें इन न्यूसिलस ऑफ द ओव्यूल ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है, न्यूसिलस के अंदर हो रही है. और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ हो रही है, पोलन सेक्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंथर लोब्स. ये एंथर की लोब में होता है सब ये वाली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस. ठीक है, आई होप ये पूरा डिफरेंशिएट आपको क्लियर हो गया होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में. अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. इज मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन विच प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स. अब दोनों ही प्रोसेस में मियोसिस के थ्रू हो रहा है ये सारी प्रोसेस. ठीक है, तो इसमें मियोसिस इन्वॉल्व है और इसमें भी मियोसिस इन्वॉल्व है. अब हम देख लेते हैं इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड हुए. सो द स्ट्रक्चर्स ड्यू टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आर माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं. तो इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक तो माइक्रोस्पोर बनता है
विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जिससे क्या मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर्स से। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स फॉर्म ड्यू टू मेगास्पोरजेनेसिस में क्या होगा, मेगास्पोर्स बनेंगे, आउट ऑफ देम वन मेगास्पोर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो 4 मेगास्पोर टेट्राड्स बने हैं उनमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है जो कि आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3, arrange the following terms in correct developmental sequence: pollen grain, sporogenous tissue, megaspore tetrad, pollen mother cell और male gametes. ठीक है, तो इन सबको हमें क्या करना है, करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें इसे अरेंज करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू के बाद बनता है पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल के बाद बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, देन पोलन ग्रेन्स एंड देन मेल गैमीट्स। सो इन दिस वे मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, विद द नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ठीक है, तो अब इस डायग्राम की हेल्प से आपको पार्ट्स ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसका ट्यूटोरियल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो प्लीज़ जाके देखिएगा, बहुत इजी है वो। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ एन ओव्यूल अब हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो अब फ्यूनिकल, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है ये होता है फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल का काम क्या होता है, ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ओव्यूल है ना, उसको प्लेसेंटा से जोड़ने का काम कौन करता है, फ्यूनिकल करता है। ठीक है, और प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। ठीक है, समझ आया। सो नेक्स्ट इज हीलियम। हीलम क्या होता है, हीलम इज अ पॉइंट वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल। अब देखो यहाँ पे हीलम स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन नहीं है। सो जो ओव्यूल होता है ना, उससे जो फ्यूनिकल को अटैच करता है वो काम कौन करता है, हीलम करता है। ठीक है, सो हीलम इज द पॉइंट वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होता है हीलम। ओके, सो नेक्स्ट इज इंटैग्यूमेंट्स। अब 2 टाइप के इंटैग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनर इंटैग्यूमेंट्स एंड आउटर इंटैग्यूमेंट। ठीक है, तो इंटैग्यूमेंट्स आर द आउटर लेयर सराउंडिंग द ओव्यूल दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो है ना, इसको प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, इंटैग्यूमेंट्स कर रहे हैं। ये जो बाहर वाला होता है वो आउटर इंटैग्यूमेंट, और ये जो अंदर वाला ये होता है इनर इंटैग्यूमेंट। ठीक है, तो इनर इंटैग्यूमेंट का काम बेसिकली डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज माइक्रोपाइल. A micropyle is a narrow pore formed by the protection of integuments. It's the point where pollen tube enters the ovule at the time of fertilization. तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब होता है ना, वो माइक्रोपाइलर एंड, जैसे माइक्रोपाइल के थ्रू ही वो ओव्यूल के अंदर एंटर होता है. अब ये एक छोटा सा पोर होता है. ठीक है, इसे देख लेते हैं एक बार. एज यू कैन सी हियर, ये जो छोटा सा ये जो गैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये होता है माइक्रोपाइल, और इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड भी बोलते हैं, और इसे ऊपर वाले को शलाजल एंड बोलते हैं. ठीक है, सो यहीं से ही पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर होता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर. ठीक है, सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज न्यूसिलस. अब न्यूसिलस क्या होता है, न्यूसिलस इज अ मास ऑफ parenchymatous tissue surrounded by integuments. The embryo gets nutrition provided by nucellus. अब nucellus एक ऐसा mass of
पेरेंट गैमेटस टिश्यू होता है, मतलब ये पूरा पेरेंट गैमेटस टिश्यू का बनता है जो कि इंटेगुमेंट से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन। तो पूरा जो न्यूट्रिशन का काम, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम न्यूक्लियस करता है एम्ब्रियो को, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है फिर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज शलाजल। शलाजल इज द बेस ऑफ एन ओव्यूल। अब ओव्यूल के जो बेस पे जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो होता है शलाजल। अभी हमने डायग्राम में देखा था, अ स्वोलन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर द इंटेगुमेंट्स ओरिजिनेट्स, ठीक है। तो ये ऐसा बेस होता है ओव्यूल का जो कि एक स्वोलन पार्ट होता है न्यूक्लियस का ही, उसे ही हम क्या बोलते हैं, शलाजल बोलते हैं, जहाँ से इंटेगुमेंट्स ओरिजिनेट करते हैं, मतलब जहाँ से इंटेगुमेंट्स अराइज होते हैं ना, वो कौन सी जगह होती है, शलाजल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, सो एज यू कैन सी हियर, व्हेन द, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, व्हेन द फीमेल गैमीट एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसके नाम से ही समझ आ रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। सो जब फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है एक सिंगल मेगास्पोर की मदद से, तो इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट में होता है। ओके, सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स सिंगल मेगास्पोर मदर सेल which is present at the micropylar end of the nucleus region of the ovule undertakes meiosis which leads to 4 haploid megaspores, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होता है ना, वो क्या प्रेजेंट करता है, विच इज, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड पोल की तरफ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर रीजन के, ठीक है। तो जिसमें क्या मियोसिस होता है, जिससे कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। सो मेगास्पोर मदर सेल की मदद से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। सो इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल मेगास्पोर जो कि फंक्शनल होता है उससे पूरा का पूरा वो हो जाता है, मेगास्पोरिजेनेसिस हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर only one functional megaspore develops into the female gametophyte while the remaining 3 degenerates। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 मेगास्पोर्स जो बनते हैं ना, उनमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो कि डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में, और बाकी के जो 3 रहते हैं ना वो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, और एक ही फंक्शनल बचता है। इसको अगर आपको डिटेल में देखना है ना, तो मैंने इसकी पूरी NCERT सॉल्यूशन की बना रखी है प्लेलिस्ट, आप जाकर देखिए, मेरे चैनल पर सर्च कीजिएगा, 2nd चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बाय बायोलॉजी लवर। तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है NCERT को लाइन बाय लाइन। ओके, सो वहाँ जाके आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख, अच्छा ये लाइन बची है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ टू फॉर्म 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है ना फंक्शनल मेगास्पोर का, उसमें सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे कि 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जिससे हम 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, with a neat and clean diagram explain 7-celled 8 nucleated nature of the फीमेल गैमेटोफाइट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीट एंड क्लीन डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करना है कि इसको 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड क्यों बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को। तो इसका सॉल्यूशन है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, सो अब हम इसे पढ़ लेते हैं। अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स टू फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो जो एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर होता है ना,
वो डेवलप काय में हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है. एंड दिस माइक्रोस्पोर मेगास्पोर अंडरगोज through 3 successive mitotic divisions and degenerates 8 nucleated embryo sac. ठीक है, तो ये जो मेगास्पोर होता है ना, जो कि फंक्शन होता है, उसमें सक्सेसिवली माइटोटिक डिवीजन होता है. ठीक है, जिससे कि 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 सेल्स हैं. सॉरी, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7 सेल्स है एंड 8 न्यूक्लिया है. ठीक है, तो 7 सेल्स कैसे हो रहे हैं, ये जो ऊपर जो प्रेजेंट है ना माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, तो वो क्या होते हैं, 2 तो सिनर्जिड्स होते हैं और 1 एक्सेल होता है, 3 हो गए. ठीक है, अब यहाँ पे एक जो सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लिया होते हैं, तो सेल तो एक ही है, भले ही से अंदर 2 न्यूक्लिया हो, तो ये कितने 4 हो गए और 3 नीचे की तरफ एंटीपोडल्स. सो टोटल कितने 7 सेल्स हो गए. ठीक है, अब 8 न्यूक्लिएट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो 2 तो पोलर न्यूक्लिया है 2. अब हर एक तीनों सेल्स में एक न्यूक्लिया तो प्रेजेंट होगा. सो 3 ये 2 ये 5 और ये 3 8. ठीक है, सो टोटल कितने हो गए 8 न्यूक्लियस हो गए. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर प्रोड्यूसेस 2 न्यूक्लिया. अब जब पहला माइटोटिक डिवीजन होता है ना मेगास्पोर में, तो उससे क्या 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं. ठीक है, so one nucleus moves towards the micropylar end while the other nucleus move towards the chelazal end. अब होता क्या है कि जो एक न्यूक्लियस है ना वो कहाँ चल जाता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. अभी सिर्फ 2 ही न्यूक्लियस है. ठीक है, तो एक ऊपर वाले पोल में चल जाएंगे शलाजल पोल में, और एक न्यूक्लिया नीचे वाले माइक्रोपाइलर पोल की तरफ चले जाएगा. ठीक है, फिर these nuclei divides at their respective ends and redivide to form 8 nucleated state. अब ग्रेजुअली इसमें ना सक्सेसिवली माइटोटिक डिवीजन होता ही जाता है. 1 से 2 सेल बने, 2 न्यूक्लियस बने, फिर 2 न्यूक्लियस और डिवाइड हुए फर्दर, तो इससे क्या टोटल कितने 8 न्यूक्लिया बन जाते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, पूरी यहाँ पे प्रोसेस लिखी हुई है. ठीक है, Consequently there are 4 nuclei. तो consequently फिर 4 nuclei हो जाते हैं, each at both the ends, equal ends में चले जाते हैं. That is the micropylar and chelazal end in the embryo sac. फिर क्या होता है, at the micropylar end out of the 4 nuclei only 3 differentiate to form 2 synergids and 1 axil. अब micropylar end की तरफ क्या होता है कि जो 4 न्यूक्लियाई थे ना, उनमें से जो 3 होते हैं ना वो उनमें से जो 2 होते हैं वो सिनर्जिड्स होते हैं और 1 एक्सेल होता है. तो ये सारे कहाँ चले जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाते हैं. टुगेदर दे आर नोन एज एग अपैरेटस, और इन पूरे को क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस बोलते हैं. लाइकवाइज एट द शिलाजल एंड 3 आउट ऑफ द 4 न्यूक्लियाई डिफरेंशिएट टू फॉर्म एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, तो ऐसे ही शलाजल पोल पे भी यही होता है कि जो 3 होते हैं ना, उनमें से जो 3 आउट ऑफ 4, उनमें से जो 4 में से जो 3 होते हैं ना वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एंटीपोडल सेल्स बना लेते हैं. और ये सब कहाँ चले जाते हैं, शलाजल पोल की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, द रिमेनिंग 2 सेल्स, अब 8 में से जब 2 सेल्स बच जाते हैं, 3 दोनों पोल्स पे चले गए, अब 2 बचे ऑफ माइक्रोपाइलर एंड शलाजल पोल मूव टुवर्ड्स द सेंटर. अब जो 2 बच गए ना वो सेंटर की तरफ आ जाते हैं एंड आर नोन एज पोलर न्यूक्लिया. और उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, पोलर न्यूक्लिया नाम दे दिया, विच आर सिचुएटेड इन अ लार्ज सेंट्रल सेल. और वो जो 2 पोलर न्यूक्लिया है ना वो कहाँ मतलब किसके अंदर होते हैं, वो लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर मिलते हैं. ठीक है, हेंस एट मैच्योरिटी फीमेल गैमेटोफाइट अपीयर्स एट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर दो इट इज 8 न्यूक्लिएट. ठीक है, अब फीमेल गैमेटोफाइट या फिर हम बोल सकते हैं जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें इसीलिए हम बोलते हैं 7 सेल स्ट्रक्चर होता है और जिसमें 8 न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर chasmogamous flowers? Can cross pollination occurs in clistogamous flowers? Give reason for your answer.
ओके, सो इसका आंसर देख लेते हैं हम. So this is the solution. There are two types of flowers present in plants. अब मेनली दो टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट में, नेमली ऑक्जेलिस एंड वियोला. जिस मतलब ये एग्जांपल्स है प्लांट्स के, वियोलिस और वोयला, ऑक्जेलिस और वियोला. तो इनमें क्या दो टाइप के फ्लावर्स कौन कौन से, एक तो चैस्मोग्लैमस फ्लावर्स और सेकंड है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. अब चैस्मोग्लैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, इनमें क्या एंथर जो होता है ना वो एक्सपोज होता है, मतलब बिल्कुल बाहर एंथर प्रेजेंट होता है और स्टिग्मा भी बाहर होता है, सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज. मतलब अदर स्पीशीज के जैसे ही बाहर ही स्टिग्मा प्रेजेंट होता है और एंथर एक्सपोज होता है. तो इसमें क्या क्रॉस पॉलिनेशन कैन नॉट अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. अब जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं ना उनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है बिकॉज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन. अब ये बिल्कुल क्लोज होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, मतलब बंद होते हैं, बंद के अंदर ही एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट होता है और अंदर ही अंदर पूरा पॉलिनेशन हो जाता है. और तो इसमें ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं पाएगा पोलन. ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है क्लिस्टोगैमस में. पर चैस्मोगैमस क्योंकि एक्सपोज्ड है, पूरा बाहर है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है. ऑल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज टू ईच अदर इन सच फ्लावर्स. तो इनमें क्या, वही मैंने जैसा बताया, स्टिग्मा और एंथर क्या बहुत पास में प्रेजेंट होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में. हैंस ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन दीज फ्लावर्स. तो इनमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो पाता है क्योंकि पूरी तरह से बंद होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर. अब हम सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर की 2 ऐसी स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस करते हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, मतलब वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है. सो मेनली 2 स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व है इसमें, और यहाँ पे तो 3 गिवन है. 3 स्ट्रेटजीज हैव इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स आर एज फॉलोज. ठीक है, तो एक तो फर्स्ट होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को अगर हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब ये होता है कि प्लांट जो है ना उसका खुद का ही पोलन को वो उसी प्लांट के स्टिग्मा पर मतलब जर्मिनेट नहीं होने देता है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं. सेकेंड इज डाइकोगेमी. ठीक है, एंड थर्ड इज प्रोटोगेमी. Okay, so these are the 3 strategies that prevent self-pollination. Okay, so in some plants, pollen grains of the flower is not capable of completing growth on the stigma of the same flower. वही जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना उस फ्लावर के, वो उन्हीं के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाते. ठीक है, द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर can prevent the germination of pollen grains and hence prevent the growth of pollen tube. अब जब स्टिग्मा पर लैंड ही नहीं करेगा वो पोलन ग्रेन तो जर्मिनेशन का सवाल ही नहीं उठता है. ठीक है, तो जिससे फिर पोलन ट्यूब की भी ग्रोथ नहीं हो पाती है. सो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज द जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. तो ये एक ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं. ठीक है, तो उस प्लांट में सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन को वो मतलब होने देते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देते हैं. ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी कुड बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज और बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. अब इनकम्पैटिबिलिटी अब सेम स्पीशीज में भी हो सकती है और डिफरेंट स्पीशीज में भी हो सकती है. ठीक है, दस इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट्स ब्रीडिंग. तो इससे क्या प्रिवेंट हो जाता है, ब्रीडिंग प्रिवेंट हो जाती है इनकम्पैटिबिलिटी से. अब डाइकोगेमी क्या होता है, द मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा at the different time in a bisexual flower which prevents self pollination. अब जब मैच्योर हो जाता है एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पे, मतलब इसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं. ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर. तो इससे क्या सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो रहा है क्योंकि एंथर भी कुछ दूसरे टाइम पे पोलन ग्रेन्स मतलब रिलीज करेगा और स्टिग्मा दूसरे टाइम पे वो रिसीव करेगा. ठीक है, तो इससे ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर लेते हैं. अब प्रोटोगेमी क्या होता है, कुछ प्लांट्स में
gynoecium matures before the androecium और वाइस वर्सा। अब ये भी इसी टाइप का ही होता है, इसमें जो गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, वो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पहले ही मैच्योर हो जाता है, या फिर वाइस वर्सा, या फिर पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो जाता है फिर गाइनोशियम मैच्योर हो जाता है। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड प्रोटोगैमी और प्रोटेंड्राई, ठीक है, सॉरी प्रोटेंड्राई, ओके, रिस्पेक्टिवली। दिस अवॉइड्स द पोलन फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ये क्या अवॉइड करता है, जो पोलन होता है ना उसको स्टिग्मा के कांटेक्ट में ही नहीं आने देता है उसी फ्लावर के, तो इससे भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। सो दीज आर द 3 स्ट्रैटेजीज। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, दैट इज व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड्स टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज। तो इससे हम इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वॉच द पार्ट सेकेंड, तो उसमें ही आगे के क्वेश्चन को समझाऊंगी मैं डिटेल में, ओके। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे, ओके। और मस्ट वॉच द NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विच इज़ ऑन माई channel's playlist, okay, so do watch this. It will help you a lot to score more than 70% or 75%, okay. Thank you.